वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे के इस 20 मिनट शो में। मंडे टू सैटरडे हम लोग सुबह 7 बजे मिलते हैं और सुबह 7 बजे के इस शो में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। उद्देश्य है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेहतर समझ स्थापित करना। साथ ही साथ थ्योरी क्लास के दौरान जो बातें आपने पढ़ी हैं, अगर रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं तो उन्हें एक बार फिर से याद दिलाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं एक सवाल की व्याख्या देर तक करता हूँ, इसके पीछे का यही उद्देश्य होता है कि उस सवाल के सारे डायमेंशंस पर चर्चा हो सके, जिससे आपको ढेर सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट पता चल सके। थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है एक सवाल जो 40 बना दे। इसका अर्थ यही है कि 4 सवाल के डिस्कशन में मैं लगभग 40 बातें आपको बताता हूँ, ऐसी बातें जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट होती हैं और महत्वपूर्ण होती हैं। ये सेशन यदि आप पॉलिटी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जरूर अपने दोस्तों के मध्य शेयर किया करिए। मेरी जिम्मेदारी है कि 4 सवाल के माध्यम से आपको 40 ऐसी बातें बताऊं जो आपके लिए जरूरी हों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस शो को हिट करें। और मैं प्राकृतिक शक्तियों से ये अपेक्षा करता हूं कि हम दोनों को ताकत दें अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का। खैर, शुरू करते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीपीसीएस प्री वीओ एंड आरओ देन ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले सवाल पर हम लोग आते हैं। पहला सवाल आपका कह रहा है कि जोनल काउंसिल्स आर स्टेचुअरी बॉडीज, यानी क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है। दूसरा, जोनल काउंसिल्स एम टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। यानी क्षेत्रीय परिषदों का जो उद्देश्य है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है, यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। अगला कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख संविधान में है, यानी क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सही है, ये आपको बताना है। कौन सा सही है यानी कौन सा राइट स्टेटमेंट है, ये बताना है आपको। तो देखिए, एक बात समझिए, यहाँ बात जोनल काउंसिल्स की हो रही है, यानी क्षेत्रीय परिषदों की बात हो रही है। यदि आप क्षेत्रीय परिषद के बारे में सुने होंगे तो क्षेत्रीय परिषदें ऐसी परिषदें होती हैं जिनका उद्देश्य है केंद्र और राज्य के मध्य कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध सहयोग की भावना स्थापित करना, केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय की भावना स्थापित करना। आप जानते हैं कि भारत देश में फेडरलिज्म है, यानी संघवाद है, और संघवाद में केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है। लेकिन संघवाद सफल तभी होगा जब केंद्र और राज्य सहयोग की भावना से चलेंगे। आप स्वयं कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए, अगर केंद्र और राज्य सहयोग की भावना से न चले, केंद्र और राज्य कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की भावना से न चले, तो क्या संघवाद सफल होगा? फेडरेशन सफल होगा? नहीं ना। तो इसीलिए आज का जो हमारा उद्देश्य है संघवाद को लेकर, वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाना, यानी सहकारी संघवाद या सहयोगी संघवाद की स्थापना करना, जिसमें केंद्र और राज्य मिलजुल कर चलेंगे, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की भावना के साथ चलेंगे। और इसीलिए अलग अलग प्रयास किए गए हैं, कानून के माध्यम से भी, संविधान के माध्यम से भी, सहयोगी संघवाद बनाने के लिए। और उसी प्रयासों में से एक प्रयास है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का भी उद्देश्य यही है कि भारत देश में सहयोगी संघवाद का स्थापना करना। इसके अलावा भी ढेर सारे प्रयास हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा आईएससी, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। ये अनुच्छेद 263 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जिसका गठन राष्ट्रपति करता है। ये भी सहयोगी संघवाद को स्थापित करने के लिए गठित किया जाता है। राज्यपाल सम्मेलन होते हैं, जिनकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री सम्मेलन होते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ये सब किस लिए? सहयोगी संघवाद बनाने के लिए। खैर, सवाल आपका क्षेत्रीय परिषद से रिलेटेड है। तो जोनल काउंसिल्स हमारे भारत देश में एक स्टेचुअरी बॉडी है, यानी जोनल काउंसिल सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय, या जिसे आप वैधानिक निकाय भी कह सकते हैं, ऐसा निकाय जो कानून के द्वारा बनता है। तो क्या जोनल काउंसिल कानून के द्वारा बनी? जी हाँ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। कितनी जोनल काउंसिल्स हैं? 5 जोनल काउंसिल हैं, यानी 5 क्षेत्रीय परिषद हमारे भारत देश में है। और एक है पूर्वोत्तर, यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कि बाद में बनी नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के तहत। एक बार फिर से सुनिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, जो कि पूर्वोत्तर काउंसिल एक्ट के तहत, नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के तहत 1971 में बनी। उससे पहले 5 जोनल काउंसिल का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया जा चुका था। उद्देश्य क्या है इन जोनल काउंसिल का? सहयोगी संघवाद को
बढ़ावा देना यानी सहयोगी संघवाद को स्थापित करना। अब ये पांचों जोनल काउंसिल्स में अलग अलग, पूरा भारत ये अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है ये एक बार मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं कि कैसे बटा हुआ है। तो एक बात समझिए जरा सा, कि जैसे ये आपका 5 जोनल काउंसिल है जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। एक तो आपका क्या है, उत्तरी है, नॉर्दर्न। दूसरा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ये पूर्वोत्तर को हटा के 5 है, ठीक है। अब उत्तरी में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आपका हरियाणा आएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आएगा उत्तरी में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसी में आ जाता है आपका, जम्मू कश्मीर लद्दाख, साथ साथ पंजाब भी इसी में आएगा, चंडीगढ़ भी आपका इसी में आएगा, राजस्थान भी आपका इसी में आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईस्टर्न की, यानी उत्तरी, माफ कीजिएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो बिहार आएगा आपका, झारखंड आएगा, उड़ीसा आएगा और वेस्ट बंगाल आएगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। मध्य में आ जाएं, मध्य में आपका उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आएगा और उत्तराखंड आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। पश्चिमी में हम चलते हैं, तो पश्चिमी में आपका गुजरात आता है भाई, गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा और दादर नगर हवेली दमन दीप आएगा, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीप आपका पश्चिमी में आएगा। दक्षिणी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, लक्षद्वीप, ये आपका दक्षिणी में आता है। इसके अलावा जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य बचे, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, एनोल, ये सब पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषदों में आते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि जोनल काउंसिल्स, ये देखिए पूर्वोत्तर का भी मैंने लिख रखा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यानी एनईसी में शामिल है। सवाल ये भी आपके यहाँ पूछा जाता है कि आखिर अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, तो यूनियन होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री जोनल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। और पूर्वोत्तर परिषद के ये पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन यानी पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन, यूनियन होम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, तो उपाध्यक्ष रोटेट होते रहते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट्स, यानी जैसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है तो एक साल तक एक राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष रहेंगे, फिर एक साल तक एक राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष रहेंगे, जितने राज्य उसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। अब आपको यहां पर एक बात समझिएगा, कमेंट करके ये बताना है कि किस जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है, किस जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और जरूर बताइएगा, आलस मत करिएगा। ऐसा मैं इसीलिए कहता हूं कि आप बताएंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइएगा कि किस जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जोनल काउंसिल्स वैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है, यस, क्योंकि एक्ट के तहत बनी। किस एक्ट के तहत बनी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनी। कितनी जोनल काउंसिल, 5, लेकिन पूर्वोत्तर वाले को मिला दोगे तो 6 हो जाएगा। पूर्वोत्तर की अलग से गठित हुई 1971 में, ठीक है। जोनल काउंसिल्स का उद्देश्य क्या है, सहकारी संघवाद या सहयोगी संघवाद की स्थापना करना, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका नीति आयोग से संबंधित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, यानी नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है। तीसरा, नीति आयोग एक्ट एज अ पॉलिसी थिंक टैंक, यानी नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अच्छा, पहले वाले सवाल का आंसर नहीं बताए थे क्या, एक बार आंसर सुन लीजिए भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोनल काउंसिल्स आर स्टेचुअरी बॉडी, ये ठीक हो जाएगा। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, ये भी ठीक हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख संविधान में है, तो संविधान में उल्लेख है क्या भैया, नहीं, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर डिस्कस नहीं हुआ था, तो ये हो गया, ये भी सही हो जाएगा आपका, ये भी सही हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको नीति आयोग से संबंधित है, फिर से पढ़ लेते हैं। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया, फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। और तीसरा कह रहा है कि एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है नीति आयोग।
तो चलिए, तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। नीति आयोग भारत देश में थिंक टैंक के रूप में काम करता है, योजनाओं के निर्माण को लेकर, योजनाओं की प्लानिंग को लेकर, ठीक है। ये सरकार को सलाह देता है, एक्चुअल में ये भारत देश में थिंक टैंक के तौर पर कार्य करता है। यहाँ पर सवाल आपके यहाँ पूछा जाता है, ये कैसा निकाय है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक। तो समझिएगा, निकाय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो यदि आप निकायों की बात करें तो एक ऐसा निकाय होता है जिसे आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या जिसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। संवैधानिक निकाय का अर्थ यही है कि ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो, यानी ऐसा निकाय जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, यानी संवैधानिक निकाय कहते हैं, ठीक है। जैसे सीएजी अनुच्छेद 148 के तहत संवैधानिक निकाय है, यूपीएससी अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय है, इलेक्शन कमीशन 324 के तहत संवैधानिक निकाय है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी दो प्रकार की होती हैं, संवैधानिक निकाय भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो संवैधानिक निकाय ऐसा होता है जिसे आप कहते हैं अस्थाई संवैधानिक निकाय। अस्थाई यानी परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि परमानेंटली संविधान के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, जैसे सीएजी परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड, यूपीएससी परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड, इलेक्शन कमीशन परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड। और एक संवैधानिक निकाय ऐसा होता है जिसे आप कहते हैं अस्थायी, जो समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, जैसे फाइनेंस कमीशन आप देखते हैं कि राष्ट्रपति गठित करता है 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार, ठीक है। आईएससी इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, वित्त आयोग, ये अस्थायी संवैधानिक निकाय है। कैसा? अस्थायी संवैधानिक निकाय। दूसरा आपका होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या गैर संवैधानिक निकाय, इसी को हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं, इसी को हम संविधानेतर निकाय भी कहते हैं या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत बोल देना। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो जाता है असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब जो संविधान के खिलाफ हो, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो संविधान के खिलाफ हो, उसे हम असंवैधानिक कहते हैं। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है भैया? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब जो संविधान में न हो, यानी जिसका उल्लेख संविधान में न किया गया हो, उसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार की होती है। संविधान में नहीं है तो कैसे बनेगी? या तो बाई लॉ बनेगी, बाई लॉ यानी या तो कानून द्वारा बनेगी, ठीक है, या बाई ऑर्डर बनेगी, या बाई लॉ बनेगी कानून द्वारा, या बाई ऑर्डर आदेश द्वारा बनेगी, ठीक है भैया। या तो कानून द्वारा बनाया जाएगा या तो आदेश द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। बाई लॉ बनती है तो उससे हम वैधानिक निकाय, स्टेचुअरी बॉडी या सांविधिक निकाय कहते हैं, ठीक है, सांविधिक, स्टेचुअरी बॉडी। और अगर बाई ऑर्डर बनती है तो उससे हम नॉन स्टेचुअरी बॉडी कहते हैं, यानी गैर सांविधिक निकाय कहते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये कानून के द्वारा बना है, तो ये स्टेचुअरी बॉडी होगा, सांविधिक निकाय। जैसे अभी जोनल काउंसिल आपने पढ़ा, तो जोनल काउंसिल्स सांविधिक निकाय होगी, वैधानिक निकाय होगी। और जो गैर संविधिक का मतलब जो बाई ऑर्डर बने, जैसे नीति आयोग, नीति आयोग के लिए कोई कानून बना क्या? नहीं, कोई कानून नहीं बना, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है? हाँ, गैर सांविधिक है, यानी नॉन स्टेचुअरी बॉडी है, ठीक है। तो भैया, गैर संवैधानिक निकायों में भी दो प्रकार का होता है, एक बाई लॉ, एक बाई ऑर्डर, ठीक है। और नीति आयोग कैसे बना है? कार्यकारी आदेश के द्वारा बना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही लिखा हुआ है, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। संवैधानिक निकाय है क्या? नहीं है भाई। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। संवैधानिक निकाय गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये कैसी बॉडी है? स्टेचुअरी बॉडी है, या इसे आप वैधानिक निकाय सॉरी नॉन स्टेचुअरी बॉडी है, गैर वैधानिक निकाय आप इसे कह सकते हैं, या गैर संवैधानिक निकाय, माफ कीजिएगा, गैर सांविधिक निकाय आप इसे कह सकते हैं, गैर सांविधिक, ठीक। गैर सांविधिक का मतलब होता है नॉन स्टेचुअरी बॉडी, ठीक है, जो कि कार्यकारी आदेश के द्वारा बनी है। कैसे बनी है? कार्यकारी आदेश के द्वारा बनी है। क्लियर है? एक बार फिर से सुनिए, नीति आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में कैसा? नॉन स्टेचुअरी, यानी गैर सांविधिक या गैर वैधानिक,
या कार्यकारी आदेश द्वारा बना। क्लियर बात, आप समझ गए? आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधान ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसकी संचालन परिषद में मुख्यमंत्री, ऐसे राज्य जहां सॉरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के उपराज्यपाल, और जहां विधानसभा नहीं है वहां के प्रशासक शामिल होते हैं। यानी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक संचालन परिषद में शामिल होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला स्टेटमेंट लिखा है डिलिमिटेशन ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ, यानी परिसीमन आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है। कोर्ट कैन इजीली चैलेंज डिलिमिटेशन ऑर्डर, यानी परिसीमन आदेशों को न्यायालय में आसानी से चुनौती दी जा सकती है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा इसमें एकदम बिल्कुल सही है। तो देखो एक बात समझना, परिसीमन आयोग क्या है या परिसीमन क्या है। आपने सुना होगा कि हमारे भारत देश में लोकसभा या विधानसभा की सीटों का निर्धारण कैसे होता है। तो लोकसभा या विधानसभा की सीटों का निर्धारण पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर होता है। तो शुरुआत में संविधान में ये लिखा हुआ था कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो जनसंख्या आएगी उस जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा। हालांकि बाद में संविधान संशोधन के द्वारा उसे बदला गया, फिक्स किया गया, उस पर चर्चा नहीं करनी है। चर्चा करनी है कि ये क्या है। तो डिलिमिटेशन का मतलब है कि सीटों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो कमीशन बनता है, जनसंख्या के आधार पर सीटों को निर्धारित करने के लिए, दोबारा निर्धारित करने के लिए, या निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण के लिए। जैसे मान लो कोई एससी निर्वाचन क्षेत्र है, एसटी निर्वाचन क्षेत्र है, तो कहने का अर्थ ये है कि यूपी में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण, इन सीटों में कौन सी आरक्षित सीट होगी इसका निर्धारण। तो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, जनसंख्यावार सीटों का निर्धारण, एलोकेशन ऑफ सीट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, इनके निर्धारण के लिए डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। हालांकि प्रेसिडेंट को यह शक्ति कानून से मिलती है, संसदीय कानून के द्वारा। देखो अलग अलग हमारे भारत देश में जब जब परिसीमन हुए, संसद ने एक कानून बनाया और उस कानून के द्वारा ये शक्ति मिली परिसीमन आयोग के गठन की। तो संसदीय अधिनियम के तहत ये शक्ति मिलती है परिसीमन आयोग के गठन की, और गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसे कानून का बल प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि कानून के द्वारा ही यह शक्ति मिल रही है। परिसीमन आयोग एक ऐसा आयोग होता है कि उसकी रिपोर्ट संसद में जब जाती है तो संसद में उसमें चर्चा होती है, लेकिन अमेंड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं अमेंड किया जा सकता? अमेंड इसलिए नहीं किया जा सकता, ये एक स्वायत्त निकाय है परिसीमन आयोग, और स्वायत्तता से यानी ऑटोनॉमी से ये सीटों को क्या करता है? रीऑर्गेनाइज करता है या निर्धारण करता है। अगर इसकी रिपोर्ट को अमेंड करने की पावर संसद को दे दोगे तो अपने हिसाब से सीट बना लेंगे ना भाई, क्योंकि संसद में जो लोग बैठे हैं वो कौन है? सांसद है। अब पता चला कि ये फलाने क्षेत्र से आते हैं, है ना, एक सांसद यहाँ से आते हैं, तो इनका वोट बैंक यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, इनका वाला यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, तो अपने अपने हिसाब से सीट बना लेंगे कि भैया हमारा उधर वाला थोड़ा ज़्यादा है, उनका उधर वाला थोड़ा ज़्यादा है, तो अपने अपने हिसाब से सीटों का निर्धारण कर लेंगे। तो फिर क्या निष्पक्ष परिसीमन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए निष्पक्षता पर किसी भी प्रकार का सवाल ना हो, निष्पक्ष परिसीमन हो पाए, ट्रांसपेरेंट डिलिमिटेशन हो पाए, इसीलिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में बहस तो हो सकती है, लेकिन उसे अमेंड नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, इससे न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। यहाँ हो लिखा हुआ है दी जा सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 टू 28, यानी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के अंतर्गत दी गई है। इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, भारत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे सकता है। स्टेट कैन प्रमोट ए पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे सकता है। तो देखो एक बात समझिएगा इस सवाल की व्याख्या में। आप जानते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है,
सेकुलर कंट्री का अर्थ ये है कि भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, भारत का कोई अपना विशेष पंथ नहीं होगा, भारत का कोई अपना ऑफिशियल या नेशनल रिलीजन नहीं होगा, भारत का कोई अपना राजकीय राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत सभी धर्मों को समान सम्मान देगा, सभी धर्मों को समान बढ़ावा देगा। भारत किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देगा, यानी किसी एक धर्म को प्रायोरिटी प्राथमिकता नहीं देगा, या भारत किसी एक धर्म को प्रिविलेज या विशेषाधिकार नहीं देगा। क्या भारत धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। भारत धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, तब कर सकता है जब धर्म की वजह से कोई सामाजिक बुराई पैदा हो। और जिस दिन से भारत का संविधान लागू हुआ तब से सेकुलर है भारत का संविधान, और भारत देश में सेकुलरिज्म की भावना स्थापित की गई है। हालांकि सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया, ये शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया प्रियम्बल में। लेकिन क्या उससे पहले भारत सेकुलर नहीं था? था भैया, उससे पहले भी भारत क्या था? सेकुलर था। क्लियर है? तो एक बात समझिएगा कि सेकुलरिज्म की भावना यदि आप देखना चाहते हैं तो 25 से लेकर 28 तक के प्रोविजन देखें तो आपको सेकुलरिज्म की भावना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नजर आएगी। 25 जो कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो। अरे भाई, 25 तो यहाँ तक आपको धर्म की आज़ादी देता है कि आप किसी की फोटो को भगवान मान लो, आप अपने महबूब की फोटो लगाओ, माला चढ़ाओ, रोज अगरबत्ती उतारो, हे माता, है ना, या हे देवता, हे देवी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसी को भी भगवान चुनने की स्वतंत्रता देता है। आप महबूब को लगा लो टेबल पे फोटो, रोज माला उतारो। लेकिन फिर हाँ, मम्मी क्या करेंगे उसके लिए मास्टर जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। कितने चप्पल पड़ेंगे उसके लिए बिल्कुल मास्टर जिम्मेदार नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो खैर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसी को भी भगवान चुनने की स्वतंत्रता देता है, अंतःकरण, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी किसी को भी भगवान मानना, किसी भी धर्म में आना, किसी भी धर्म में जाना, किसी भी पर्टिकुलर विचारधारा में बिलीफ रखना, इसकी आज़ादी, किसी भी धर्म का आचरण अपनाना, प्रैक्टिस, किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना, अबाध रूप से मानना, ये 25 है। 26 आप पढ़ेंगे तो किसी भी धार्मिक समूह को, रिलीजियस कम्युनिटी को धार्मिक आज़ादी मिलती है, ठीक है, कि अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, संपत्ति वगैरह एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के जो प्रोविजन है वो इंडिया में सेकुलरिज्म को स्थापित करते हैं। जी हाँ, लिखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड। तो भैया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत देश में एक मौलिक अधिकार है, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत देश में एक फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है, ठीक है। और इसे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक समाहित किया गया और उस पर गारंटी दी गई है, यानी गारंटीड है। हनन के मामले में आप डायरेक्ट टिंग टिंग करके आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और 226 से हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, भारत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करता है। ये भी सही लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करता है। देखो, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में कंफ्यूज मत हुआ करिए, सेम ही है। भारत देश में हिंदी वर्जन में धर्म की जगह पंथ शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि भारत देश में ढेर सारे धर्म ही नहीं है, बल्कि ढेर सारे पंथ भी हैं। जैसे सेक्ट, जैसे ढेर सारे आदिवासी हैं, आदिवासियों का कोई विशेष धर्म होता है क्या? उनकी अलग ही परंपरा है, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, अलग ही ट्रेडिशन है, अलग ही मान्यता है। तो भारत न सिर्फ किसी धर्म को बल्कि किसी पंथ को भी बढ़ावा नहीं देगा। भारत का अपना कोई विशेष पंथ भी नहीं होगा, इसलिए भारत देश में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो राज्य किसी धर्म को बढ़ावा दे सकता है, राज्य किसी विशेष धर्म को, विशेष का मतलब समझ रहे हो, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकता है नहीं, सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। 4 सवाल के माध्यम से आपको मैंने 40 बातें बताने का प्रयास किया। अगर आपने एंजॉय किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही यदि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन यूपी पीसीएस की करना चाहते हैं तो कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम है आरंभ 17.2। आरंभ 17.2 एक ऐसा बैच है मेरे भाई जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन जिसके साथ जुड़ के आप कर सकते हैं। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। लाइव फाउंडेशन बैच है, यानी पूरा का पूरा फाउंडेशन डेवलप किया जाता है, पूरा सिलेबस आपको लाइव पढ़ाया जाता है। 2 तरह का बैच है, गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस है? गोल्ड में 1100 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी आपको लाइव,
इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री मिलेगा, करंट अफेयर की मैगजीन और मेंटरशिप, ये चार बातें और 2 साल की वैलिडिटी आपको गोल्ड में मिलती है। प्लेटिनम में 1100 प्लस घंटे की क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, मेंटरशिप भी मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा आपको, ठीक है, प्लस इसके साथ साथ एक 11,000 नहीं है भैया, 1100 है। इसके साथ साथ एक फाउंडेशन कोर्स, एक प्री का कोर्स, एक मेंस का कोर्स, एक एनसीईआरटी कोर्स आपको इसके साथ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। किताबें आपकी घर जाएंगी और 4 साल की वैलिडिटी होगी। और इस समय जो फीस चल रही है गोल्ड की है 11,999, प्लेटिनम 18,999। लेकिन ये फीस आप तभी अवेल कर पाएंगे जब आप ये कोड लगाएंगे VL Live। कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा जान सकते हैं फीचर के बारे में, तो भैया इसके लिए आप जाइए studyIQ.com पर, इस तरह से गूगल पे लिखिए StudyIQ, देखिए इस पर क्लिक कर दीजिए। StudyIQ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइए, आप स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, देखिए आपको दिख रहा होगा स्टेट पीसीएस लिखा होगा। स्टेट पीसीएस के बाद आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पे आप जाएंगे तो ये देखिए बैच आपको दिख रहा है आरंभ 17.2। इस तरह से आप बैच की सारी डिटेल जान सकते हैं। अगर आपको कॉल करके पूछना है तो 9289996923 पर कॉल करिए, काउंसलिंग मिलेगी, पूरा का पूरा जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं, मेरा नाम बता भी सकते हैं कि विपुल त्रिपाठी सर की क्लास से आए हैं, उन्होंने इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहा था, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से जानकारी दे दी जाएगी। यदि किसी प्रकार का आप डिस्काउंट चाहते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं मेरा कोड लगाने के बाद भी, अगर तभी मिलेगा जब आप कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की जेन्युइन प्रॉब्लम है, संसाधन नहीं है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मेरा नाम बताएंगे तो ज़रूर आपको सहायता की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड लगाइएगा, ठीक है, परचेज करिएगा, एनरोल करिएगा और अपनी तैयारी में StudyIQ के माध्यम बनाकर और भी तैयारी बेहतर बनाइएगा। मेरी शुभकामना कि आप सब चयनित हों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। और क्लास के अपडेट्स के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, StudyIQ के साथ जुड़ने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।